चलिए, तो हालांकि ये क्लास बेसिकली टोटली बेस्ड है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जिन्होंने वैकेंसी अप्लाई कर रखा है मध्य प्रदेश में। और मैं बात आप लोगों से कर रहा हूँ यहाँ पे दिसंबर 2013 के समाजशास्त्र के प्रश्न पत्रों पर। तो पहले 2 पेपर हुआ करते थे, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2, और ये समाजशास्त्र में ऐसा हुआ करता था। पार्ट 1 2 मैंने आपको 1 जो है कंप्लीट करवा चुका हूँ, 2 में 20 क्वेश्चंस मैंने करवा दिया है। इसका प्लेलिस्ट मैंने आपके अभी एमपीपीएससी के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। आप वहाँ से जाएंगे तो आपको सारी वीडियोस का जो लिंक है वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा, है ना। तो मैं क्वेश्चन नंबर 21 से आज स्टार्ट करूँगा। ये पार्ट अगर मैं बात करूँ तो 3rd वाला है, समाजशास्त्र का पार्ट 3rd है ना, पार्ट 3rd वाला है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चंस DSSB के स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये समाजशास्त्र है, और यूजीसी नेट के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, और एमपी सेट की अगर हम बात करते हैं सोशल वर्क तो वहाँ पर भी ये प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसे भी आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। कहता है एक गिडिंस ने 3 प्रकार के नियम बताए थे और संसाधनों और तदुनी रूपी प्रक्रियाओं की व्याख्या की है। निम्न में से सही मेल को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग प्रोसेस होता है और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोसेस को कहा जाता है तदुनी रूपी। क्या बोला जाता है, तदुनी रूपी बोला जाता है। देखो, अब आपको ये पता होना चाहिए गिडिंस के द्वारा कि जो 3 प्रकार के नियम हैं उन नियमों में ये जो शब्द आता है कॉरस्पॉन्डिंग प्रोसेस का, ये हमें पता होना चाहिए। प्रक्रिया आप कह सकते हो एक प्रकार से इसे, है ना, डिफाइन कर सकते हो, सामान्य प्रकार या प्रक्रिया। कहीं कहीं इसे असाइनमेंट कहा जाता है, व्यक्ति और उसकी रोकथाम के रूप में जाना जाता है। तो एक नियामक शब्द दिया गया है। नियामक पद्धति, ये 3 टाइप के इन्होंने बेसिकली बताया भी है। नियामक जो पद्धति है ना, वो नियमों का समावेश करती है। इनमें ना नियामक नियम एवं संसाधन की प्रक्रिया को वैधिकरण से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है, ये नियामक वैधिकरण से जोड़ा गया है, जिसमें लोगों की सहमति होती है। तो इस प्रक्रिया में आपका ये पॉइंट वैधिकरण करेक्ट होगा। बी कहता है विभाजन और प्राधिकृत। इस नियम में प्रभुत्व में दबाव का भाव होता है। प्रभुत्व में दबाव का भाव होता है। इसमें ना सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता और ना ही उसे कोई गलत साबित कर सकता है। और एक है व्याख्यात्मक नियम, और इसका अर्थ होता है कि ऐसी व्याख्या जो सही सही अर्थ को प्रस्तुत करे, जो सही सही अर्थ को प्रस्तुत करे और सम्मिश्रण व्याख्या को तर्क सहित प्रस्तुत करे। तो इस प्रक्रिया में इसका नियम या संसाधन के रूप में इन प्रोसेस यानी अर्थ, वैधिकरण और प्रभुत्व जैसी प्रक्रिया का मिलान होता है। तो सही कोड से हमें क्या करना है, उत्तर का चयन करना है। और उम्मीद करता हूं कि पहले अगर आप 3 लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आएगा सर इसमें। अच्छा, पहले का 2 होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, देखिए ये गाइडेंस के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट है। मैं चाहूँगा कि आप इनको जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सन है ये समाजशास्त्र में, और इनसे परीक्षाओं वगैरह में सवाल आते रहते हैं हमेशा। एंटोनियो गिडिंस इनका पूरा नाम है ना। और गिडिंस महोदय ने यूनाइटेड किंगडम यानी अगर मैं आपसे बात करूँ तो यूके के रहने वाले एक विद्वान हैं, और इनके कई कॉन्सेप्ट हैं। क्या मैं इनके कॉन्सेप्ट को लिखवा दूँ थोड़ा 2-4? जी सर। ओके, तो मैं नोट करवा देता हूँ, 1 मिनट आप सभी लोग बने रहिए। ये शॉर्ट नोट्स में आप लोगों को यहाँ पे मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, चलिए, ठीक है। इनका नाम
आप सबको अब भली भांति तरीके से पता है। ए एंटोनियो, इनको कहा जाता है, अगर हम बात करते हैं सॉरी गिडिंस, एंटोनियो गिडिंस, एंटोनियो गिडेंस, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट तथ्य आप देखे रहेंगे तो काफ़ी आपको मदद मिलेगी, है ना, परीक्षा में। इनका एक कॉन्सेप्ट था द नेशंस करके, दी नेशंस स्टेट एंड वायलेंस। एमपीपीएससी के पेपर में इनका नाम और इस किताब का नाम परीक्षा में आता ही रहता है। सन 1998 के दौर में ये कॉन्सेप्ट आया था, है ना। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखेंगे। पहला एक स्टेटमेंट होगा ये। तत्पश्चात एक दूसरा स्टेटमेंट भी इनका देखने को मिलता है। और केवल सोशोलॉजी, केवल और केवल अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से तो सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट था। और इस बुक में नाम एंटोनियो गिडिंस का भी था और एक कैरेन ब्रेडसेल का भी नाम आता है। तो मैं इनका भी नाम यहाँ पर मेंशन करूँगा, कैरेन ब्रेडसेल का नाम, प्लस में एंटोनियो गिडिंस का भी नाम रहेगा। ये दोनों लोग मिलकर इस सोशोलॉजी को बेसिकली प्रकाशित किया था। और ये समाजशास्त्र का ना चौथा संस्करण था। कौन सा? चौथा संस्करण था, ठीक है। और यहाँ पर इसकी पुस्तक की ना अस्पष्टता और व्यापकता को संरक्षित करने को लेकर बात की गई थी इस किताब में। और ये आई थी 2001 में, है ना, 2001 में, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत। दूसरा एक स्टेटमेंट यहाँ पे जो देखो इम्पोर्टेंट है, मैं उन्हीं पर आप लोगों से यहाँ पर विचार विमर्श कर रहा हूँ। एक था द कंसिक्वेंस करके, दी कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी, है ना, मॉडर्निटी। इसका मतलब है कि आधुनिकता के परिणाम। एंटोनियो गिडेंस का ही नाम था। और इसमें ना आधुनिकता से जड़े या जो भी प्रक्रियाएं उसके परिप्रेक्ष्य में आ रही थी उस समय उन्होंने उसकी व्याख्या किया था। तो उत्तर आधुनिकता के बारे में इस किताब में जिक्र नहीं है। उत्तर आधुनिकता के बारे में द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी में जिक्र नहीं किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। और सन 1990 का ये दौर था, उस समय एंटोनियो गिडेंस ने अपनी ये किताब जो है प्रकाशित भी किया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक इनका और इम्पॉर्टेंट बुक थी, दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेंसी था। और एंटोनियो गिडेंस, यानी इसको कहा गया अंतरंगता, इसको क्या बोला गया है? अंतरंगता का परिवर्तन कहा गया है। और ये पुस्तक बेसिकली एंटोनियो गिडेंस के द्वारा प्रकाशित हुई सन 1992 में, ठीक है। तो मैं चाहूँगा इनके संबंध में इतनी बातें आप ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखे जाए तो बहुत ही फेमस पर्सन है ये, है ना। और भूलना नहीं है आप लोगों को इनके बारे में। सर फर्स्ट वाला क्या नेशन लिखे थे या नेशंस बोले थे सर? नेशंस होगा, नेशंस होगा, नेशंस होगा, कैसे रहेगा ये? क्या नहीं रहेगा सर? हाँ नेशंस, नेशन लिखे हैं सर, इसीलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, ऐसे कर लो, नेशंस। सर एक क्लास रिकॉर्डेड है ना? जी जी जी। तो गिडेंस महोदय का तर्क है कि जिस तरह किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, स्वतंत्रता का मतलब स्वतंत्र होता है, संरचना से प्रभावित होती है, उसी तरह एजेंसी के अभ्यास के माध्यम से संरचनाओं को बनाए रखता है और अनुकूलित क्रियाओं के बारे में जिक्र भी करते हैं। तो संरचनाकरण का सिद्धांत पेपर में पूछता है, कहता है संरचनाकरण या संरचना का सिद्धांत। तो नाम हमें देखने को मिलता है गिडेंस महोदय का, तब वहाँ पर गिडेंस महोदय का नाम हमें देखने को मिलता है। तो संरचना सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है?
यहाँ पर आप जिक्र कर सकते हैं एंथोनियो गिडेंस का नाम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल को। देखिए, एंटोनियो गिडेंस के अकॉर्डिंग संरचना क्या है? संरचना का या संरचनाकरण का एक सिद्धांत मैंने अभी आपको बताया भी है। अब यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि इनके सिद्धांत, जो संरचना का सिद्धांत है, वो किस पर आधारित है ना। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने कहा अन्योन्य क्रिया के परिप्रेक्ष्य में अभिनेता के नियम और संसाधन के बारे में। अभिनेताओं के व्यवहार के प्रतिमान और मानक के बारे में ये बेसिकली नहीं है, ना ही मूल्य और आदर्श जो मनुष्य के आचरण को विनियमित करता है, ये भी नहीं है। सामाजिक अन्योन्य क्रिया के दौरान बनने वाले जो ग्रुप यानी समूह है, वो भी नहीं है। ऑप्शन बी की बात करते हैं ना, तो संरचना अन्योन्य क्रिया के परिप्रेक्ष्य में ना अभिनेता के नियम और संसाधन है। संरचना को बाह्यता मूलक के साथ साथ सहायता मूलक भी माना जाता है। गिडेंस महोदय का मानना था कि जो साधन है वो अभिकरण से रिलेट कराया था, या आप संसाधन को भी कह सकते हो एजेंसी, और संरचना एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। संरचना जो होती है एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में जो है इनका नाम फिर हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर इनके बारे में ये बात जरूर ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग कि समूह में कैसे व्यवहार किया जाता है। ठीक है, मानव व्यवहार को दुनिया की संरचनाओं या संस्थाओं से अलग नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यही है ऑप्शन नंबर बी कि अन्योन्य क्रिया के परिप्रेक्ष्य में अभिनेता और नियम के संसाधनों को रिलेट कराता है। एंथोनियो गिडेंस का इस सिद्धांत के द्वारा अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है नृजाति प्रणाली विज्ञान के दृष्टिकोण का सही वर्णन कर रहा है? आसान सा है प्रश्न, केवल यह है नृजाति प्रणाली विज्ञान, इसका स्टेटमेंट बताइए कौन सा करेक्ट जवाब होना चाहिए प्लीज। बताइए। ऑप्शन का चयन, ऑप्शन नंबर 20 का बी। अच्छा जी, चलिए हम बात करते हैं। आप देखिए, इसमें कहा है नृजाति। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं आप सभी लोगों को कि इसके अकॉर्डिंग अगर बात किया भी जा रहा है तो केवल और केवल एथनो मैथडोलॉजी के बारे में बात की जा रही है। नृवंश विज्ञान कहा जाता है नृजाति प्रणाली विज्ञान को भी, ये बात ध्यान रखिएगा। नृवंश विज्ञान इस बात का अध्ययन है कि सामाजिक संपर्क की प्रक्रियाओं के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था कैसे उत्पन्न होती है इसके बारे में बताती है। फिर से रिपीट करूंगा, ध्यान सुनिएगा। सामाजिक संपर्क की प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था कैसे उत्पन्न होती है इसकी बात करता है। आमतौर पर मुख्य धारा के समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का विकल्प प्रदान करती है। ऑप्शन पहला कहता है संपूर्ण कार्य कारण व्याख्या के लिए यह निर्धारित करना आवश्यक होता है कि सामाजिक क्रिया के उद्देश्यों को कैसे बढ़ावा मिला। तो इस प्रक्रिया में बात नहीं होती है, परिप्रेक्ष्य सामाजिक संपर्क की प्रक्रिया से है जहां सामाजिक व्यवस्था उत्पन्न होती है। समाज के सदस्यों को सामाजिक जीवन व्यवस्थित केवल इसलिए लगता है क्योंकि सदस्य सामाजिक जीवन की रचना में सक्रिय रूप से लगे होते हैं। यहाँ दो परिप्रेक्ष्य से इस ऑप्शन को आप सही कर सकते हो। पहला परिप्रेक्ष्य तो ये कि जहाँ सक्रिय लिखा होता है वो ऑप्शन आपका सत्य जाता है, एक तो ये तरीका है ना। और दूसरी तरफ अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो सामाजिक जीवन को व्यवस्था को लेकर बात किया है ना। तो ये दूसरे तरीके से भी आप यहाँ पे इसको बी को टिक कर सकते हो।
क्योंकि सामाजिक संपर्क की प्रक्रिया के माध्यम से मैंने यही बताया अभी आपको कि सामाजिक व्यवस्था कैसे उत्पन्न होती है। तो सामान्य सदस्यों के सामाजिक जीवन व्यवस्थित केवल इसलिए मानता है क्योंकि सदस्य सामाजिक जीवन की रचना में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, इसलिए उनकी व्यवस्था होती है। अच्छा, फिर वहीं जब सक्रिय रूप से आप रहोगे भी, आप सोचिए, सिंपल सी बात है, तो सामाजिक व्यवस्था को उत्पन्न भी कर सकते हो। एक्टिव होना भाई अत्यंत आवश्यक है। और विभिन्न समकालिक प्रचलन में हम उस युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां कुछ भी घटित होता रहता है। ये कहना उचित नहीं होगा भाई कि कहीं कुछ भी घटित होता रहेगा, आप इसका मतलब थोड़ी ना कि आप कहीं पर भी वो चीज़ें पहुंच गए, तो ये सत्य नहीं। बात समझ रहे हैं ना आप? बताइए। जी सर। हाँ, फिर कहता है कि इसके अंदर सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रभाव को समाज और जीव के बीच सादृश्यता के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। ये भी आपका गलत प्रक्रिया को रिलेट कराता है। मैं अभी अभी आपको एक चीज़ बताया था कि एंथोनियो गिडेंस महोदय ने 3 ऐसे नियम बताए, या आप संसाधन कह सकते हो बताए, जिनमें से एक नियामक, विभाजन जिसे आप प्राधिकृत भी कह सकते हो, और एक व्याख्यात्मक। ठीक है, उन्हीं नियमों का जो स्पष्टीकरण होता है हमें देखने को जो मिलता है वो सामाजिक व्यवस्था में मिलता है। और सामाजिक व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं वो आता कहाँ से है उस प्रक्रिया में, तो संरचना के माध्यम से आता है। हालांकि अगर आपसे पूछता है कि नृजातीय प्रणाली विज्ञान का श्रेय किसको दोगे, तो सन 1954 में एक विद्वान का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हेरोल्ड गॉर्फिकेल का नाम। हेरोल्ड गॉर्फिकेल का नाम, इन्होंने बेसिकली जो है जूरी सदस्यों के आचरण की जांच करने वाले कामों को दिया था, और उसी प्रक्रिया में ये नृवंश या नृजातीय प्रणाली विज्ञान को लेकर बातचीत की गई थी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन बी ही आपका यहाँ पे सत्य माना भी जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? ऑप्शन नंबर, जी सर। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, है ना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है सारी की सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता है क्वेश्चन नंबर 24, ई गॉफमैन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक फ्रेमों का प्रयोग किया गया है ना। ये देखो, प्राथमिक फ्रेम जैसे शब्द रिलेट हो रहे हैं यहाँ पे। अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए ये क्या है, जरा बताएंगे मुझे ये क्या चीज़ है प्लीज़। प्राइमरी फ्रेम्स हैं, और वो भी फ्रेम दिए किसके द्वारा दिए गए हैं, गॉफमैन के द्वारा दिए गए हैं। किसके द्वारा? गॉफमैन के द्वारा। देखो, फ्रेम की जो अवधारणा है, अगर पूछेगा किसके द्वारा आता है फ्रेम की अवधारणा, तो ई गॉफमैन के द्वारा। पहली बात याद रखना आपको यहाँ पर। गॉफमैन ने एक तस्वीर को फ्रेम का उदाहरण देता है कि एक व्यक्ति एक साथ व अपने जीवन में सामना कर रहा है कि उसकी तस्वीर धारण करने के लिए फ्रेम का उपयोग करता है। तो सबसे बुनियादी फ्रेम प्राथमिक चौखटे कहा जाता है। जो बुनियादी होता है उसी को बोला जाता है प्राइमरी या प्राथमिक फ्रेम कहता है। और उन्हीं फ्रेम के अंतर्गत कुछ फ्रेमों के बारे में जिक्र किया है इरविन गॉफमैन ने। किसने? इरविन गॉफमैन। ये नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन सर। यहाँ पे ऑप्शन आप फर्स्ट का चुनाव कर रहे हैं,
मैं आपको बताना चाहूँगा जी सर। सर ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर सी सर। अ, जी, यहाँ अगर आप ऑप्शन सी का चुनाव कर रहे हैं तो सही जवाब दे रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कारण क्या है कि पहला आपका माना जाएगा प्राकृतिक प्रेम और दूसरा तीसरा है आपका सामाजिक प्रेम। ये चीज़ें रिलेट होती हैं। मैं बताता हूँ, मेरी बात को ध्यान सुनिए, एक बार म्यूट हो जाइए, आप लोग म्यूट नहीं है, सुन लीजिए एक बार। एक चीज़ तो ये तय है कि आपका एक प्राकृतिक फ्रेम है, ये होगा। दूसरा आपका जो होगा वो सामाजिक फ्रेम होगा। भाई कुछ तो सर हाँ बोलो म्यूट यार। करा दीजिए, बहुत आवाज आ रही है। कौन स्टूडेंट? प्लीज़ म्यूट हो जाइए, है ना। अच्छा नहीं लगता यार, एक बार कहने पे कई बार बोलता हूँ आप लोगों को म्यूट होने के लिए, म्यूट हो जाया करो, है ना। चलिए अब ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि इरविन गॉफमैन ने क्या बताया है, फ्रेम के बारे में बताया है। सुनिएगा ध्यान से। तो एक प्राकृतिक था और एक सामाजिक फ्रेम था, इसी का उपयोग किया था। बाकी तो ये सांस्कृतिक फ्रेम और वास्तविकता फ्रेम ये बनाया गया है ना, ये क्वेश्चन में बनाया गया है, ये कुछ फ्रेम होता नहीं। अब बेसिकली गॉफमैन ने अपनी एक विचारधारा जो है अमेरिकन सोशल रिव्यू में प्रकाशित किया था। एक पुस्तक थी जो सोशियो रिव्यू करके, और बाद में फ्रेम विश्लेषण यानी फ्रेम एनालिसिस करके एक पुस्तक और मेंशन किया सन 1974 में, 1974 में। तो उस दौरान इन्होंने दो फ्रेम के बारे में बात किया था, उस लेख में दो। तो उसमें एक बताया था प्राकृतिक और एक सामाजिक। तो इंटरेक्शन ऑर्डर के द्वारा इन्होंने अपनी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी विचारधारा को 5 अवधारणाओं में रिप्रेजेंट किया। अच्छा, 5 अवधारणाएं क्या थी, अब बात को समझिएगा। एक इसमें था व्यक्ति संपर्क, दूसरा क्या था इसमें, अगर हम बात करते हैं तो मुठभेड़, तीसरा था मंच, चौथा था अभिनय, पांचवा था सामाजिक प्रसंग। सामाजिक प्रसंग, ये 5 प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी विचारधारा है। ये 5 क्या है, नोट करिएगा, पांचों के नाम पूछता है, ठीक है। ये 5 क्या है, ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी विचारधारा थे। इसी के अनुष्ठान के द्वारा, इनको कार्यक्रमों के द्वारा समझाया गया था। तो इसी विचारों में ना प्राकृतिक फ्रेम और सामाजिक फ्रेम दोनों का उपयोग किया गया। जो ये अवधारणा व्यक्ति, मुठभेड़, मंच, अभिनय और सामाजिक प्रसंग, जो ये 5 देख रहे हैं, इन्हीं पांचों में प्राकृतिक फ्रेम और सामाजिक फ्रेम का जो शब्द आता है, इसी को रिलेट कराया गया था, है ना, इन्हीं को रिलेट कराया गया था। अब बात, अगर मैं आप लोगों से एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पर परीक्षा में ये भी सवाल बनता है हम लोगों से, है ना, इस प्रक्रिया में कि लास्ट वाला क्या लिखे हैं सर, सामाजिक सर? 5वां सामाजिक प्रसंग। प्रसंग। जी, क्या कुछ कह रहे हैं सर, बताइए। नो सर, वो सब पांचों वाला बता रहा था, सामाजिक प्रसंग है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो बेसिकली था क्या ये ना, ये प्रसंग जो पांचों थे, इसमें हम लोग क्या देखते थे, सकारात्मक नकारात्मक जो प्रक्रिया हुआ करती थी। जैसे संचार में कोई बातें, कम्युनिकेशन के दौरान नेगेटिव बातें मिल जाती है तो हम उसको रख लेते थे, पॉजिटिव बातें मिल जाती थी तो हम उसको भी रख लेते थे। कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि ये जो फ्रेम है, यह एक प्रकार से विश्लेषण का काम करता था। आप व्यक्ति हैं, व्यक्ति का व्यवहार जो है इसमें असामाजिक है, या मान लीजिए प्राकृतिक रूप से वो व्यक्ति प्रभावित है, तो उस प्रक्रिया को हम प्राकृतिक फ्रेम में रख लेते थे या सामाजिक फ्रेम में रख लेते थे, ठीक है। उसी तरीके से समाज के प्रसंग के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें सामाजिक व्यवहार को लेकर, ठीक है, तो सामाजिक व्यवहार अगर वो पॉजिटिव थे तो वो सकारात्मकता में चले जाते थे, नकारात्मकता कई पार्ट होते थे, प्राकृतिक में तो कोई सामाजिक में। इन प्रक्रियाओं में इनको जो है डिवाइड कर दिया जाता था, है ना। तो मैं आप लोगों से यहाँ एक बात तो स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि फ्रेम शब्द के बारे में नाम इरविन गॉफमैन का 5 अवधारणा, और 5 अवधारणा के माध्यम से
ये जो दो फ्रेम आप देख रहे हैं इनका नाम देखने को मिला, जो प्राकृतिक फ्रेम और सामाजिक फ्रेम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपने जो बता रहे थे आप सभी लोग अभी कि सी ऑप्शन सही जाएगा, और सही जवाब भी दे रहे थे आप। सर ये जो आपने मुठभेड़ और ये सब बताया है व्यक्ति संपर्क, तो सर थोड़ा इसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो, मुठभेड़ जो होता है जैसे तनाव वाली प्रक्रिया होती है, समाज में आप लोगों ने सुना भी होगा, तनाव, डिप्रेशन, टेंशन, है ना, या किसी चीज जी अवांछनीय व्यवहार जैसी प्रक्रिया पे, सोशल एक्शन जैसी कोई प्रक्रिया पे, सामाजिक आंदोलन जैसी प्रक्रियाओं पर कितने लोग कहाँ पॉजिटिव में है, कितने लोग नेगेटिव में, उस परिप्रेक्ष्य में हो सकता है। मंच से जागरूकता वाला परिप्रेक्ष्य हो सकता है। अभिनय मतलब नाटक के माध्यम से लोगों को किस तरीके से आप जागरूक कर रहे हो, ठीक है, उन संबंधों में कौन से परिप्रेक्ष्य में, समाज के बारे में बता रहे हो उनको कि प्राकृतिक के बारे में बता रहे हो। अगर समाज के बारे में बता रहे हो तो सामाजिक फ्रेम में आ जाएगा, जागरूकता के परिप्रेक्ष्य में। प्रकृति को लेकर अगर आप जागरूकता के बारे में बता रहे हो तो पर्यावरण इत्यादि के लेकर तो आप वहाँ पे प्राकृतिक के फ्रेम में। ये इनका एक ग्रुप मान लीजिए, उस ग्रुप में रखना होगा आपको इन अवधारणाओं को, या अवधारणाओं को, उससे व्यक्ति के बारे में आपने रिसर्च कर रहे हो, शोध कर रहे हो, विश्लेषण कर रहे हो, उनमें आपको वो व्यवहार रख के आपको इन कैटेगरीज में, फ्रेम में डालना है। आपको प्राकृतिक में डालोगे कि सामाजिक में डालोगे, उसके व्यवहार डिसाइड करेंगे, है ना, किसके अंतर्गत वो आएंगे। समझ रहे हैं आप बात? जी सर। उसी प्रक्रिया में इसको डाला जाएगा। जे हैबरमास का जीवन विश्व के उपनिवेशन से अभिप्राय क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 25। सर फर्स्ट, सर बी विकासशील ऑप्शन। राष्ट्र का विकसित राष्ट्रों का आधुनिकीकरण। ओके, देखिए मैं बताता हूँ। सर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी, देखिए यहाँ सुनिएगा ध्यान से। हैबरमास ने जीवन जगत की अवधारणा दी है। हैबरमास ने क्या दिया है, किसकी अवधारणा? जीवन जगत की। ठीक है, घटनात्मक दर्शन और की बात करते हैं तो अल्फ्रेड सूटिस का नाम आता था, लेकिन हैबरमास ने यहाँ पर अपना एक अलग अर्थ दिया था। कहा था कि अनौपचारिक सामाजिक संपर्क का क्षेत्र, भाषा द्वारा क्रिया का अनौपचारिक समन्वय, अधिक व्यापक रूप से संचारी क्रिया मानी जाती है। तो हैबरमास ने जीवन विश्व के उपनिवेश का अभिप्राय समाज और संस्कृति की अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था की अधीनीकरण से है। उपनिवेशवाद के कारण समाज और संस्कृति बंधक बन जाते हैं और यह अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था के अधीन बनकर रह जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में हैबरमास का जीवन विश्व की उपनिवेश का जो भाव बनेगा वह ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बनेगा। समाज और संस्कृति की अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था का या उसके द्वारा अधीनीकरण, है ना, अधीनीकरण से है। उपनिवेशवाद के कारण समाज और संस्कृति बंधक बन जाता है और यह अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था के अधीन बनकर रह जाता है। सही जवाब केवल और केवल ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जाएगा, हैबरमास के संबंध में। ठीक है, जे हैबरमास के संबंध में। क्लियर है? बता दीजिए। यस सर। जी सर। जे हैबरमास, जिसको जर्गन हैबरमास भी कहते हैं, समाजशास्त्र में ये जर्मन के फिलोसफर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि इनके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा तथ्य को याद रखें क्योंकि इम्पोर्टेंट पर्सन है, इनसे भी परीक्षा में सवाल पूछा जा चुका है ना। जे हैबरमास से, ठीक है, जैसे यहाँ मैं नोट करना चाहूँगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ जर्गन करके, मैंने नाम बताया है ना, हैबर मास, ध्यान रखिएगा इन्होंने एक थ्योरी मेंशन की थी और उस थ्योरी में इन्होंने चीज़ मेंशन किया था कि द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एक्शन
कम्युनिकेशन एक्शन सन 1981 में 1981 में। एक बात ये आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा, द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन of the public sphere, और ये कॉन्सेप्ट सन 1962 में आया था, 1962 में। जुर्गन हैबरमास की ये भी कॉन्सेप्ट जो रहा फेमस रहा है। और तीसरा, लास्ट में स्पेलिंग क्या लिखे हैं सर? स्फेयर, पब्लिक स्फेयर, SPHERE, स्फेयर। एक और हम बात करते हैं तो इन्होंने एक नाम और बताया, नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट, एक कॉन्सेप्ट था ज्ञान और मानव हित के संबंध में, और सन 1968 का, 1968। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत। क्लियर रहेगा? जी सर। हाँ, तो ये जी सर। आपका जो जाएगा वो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। अल्थुसर ने कार्ल मार्क्स के ग्रंथ रचना को ज्ञान शास्त्र के अवरोध के आधार पर वर्गीकृत किया था। जितनी कार्ल मार्क्स की ग्रंथ संरचनाएं थी या रचना थी, उनके ज्ञान शास्त्र के अवरोध के आधार पर उसका जो है वर्गीकृत किया। तो मार्क्स के लेखों के ज्ञान शास्त्र के संबंधी चरणों को हमें आइडेंटिफाई यहाँ पर करना है। उसके स्टेप को क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है। तो एक बार विचार करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ जरा इसका सही जवाब को। प्लीज एक बार बताइए। सी ऑप्शन सर। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की तरफ आप सभी लोग जा रहे हैं। ओके सर फर्स्ट युवा मार्क्स और परिपक्व मार्क्स। अच्छा जी, चलिए देखो मैं बताऊं। अल्थुसर ने कार्ल मार्क्स की ग्रंथ रचनाओं को अगर हम बात करें तो एक युवा मार्क्स, दूसरा परिपक्व मार्क्स में वर्गीकृत किया है, यानी ये दोनों में वर्गीकृत किया गया है ना। अल्थुसर की एक अपनी कृत्य थी अल्थुसर की, और वो नाम था फॉर मार्क्स में तर्क दिया था इन्होंने, अल्थुसर ने, कि मार्क्स की कृतियां मानवतावादी और नैतिकवादी दृष्टिकोण को उभारती है, जबकि इसके बाद की रचना में वैज्ञानिक मार्क्सवाद के दर्शन भी होते हैं। अल्थुसर के अकॉर्डिंग ही 1845 में अगर हम बात करें तो चिंतन सच्चा मार्क्सवाद था, है ना। मार्क्सवादी अगर कोई विद्वान के रूप में जिक्र भी किया गया अल्थुसर के अकॉर्डिंग तो 1845 के बाद चिंतन सच्चा मार्क्सवाद है। और मार्क्स ने चिंतन में इस परिवर्तन को अल्थुसर की ज्ञान मीमांसा अंतराल की संज्ञा दी थी। इसे ही अल्थुसर ने युवा मार्क्स और परिपक्व मार्क्स में वर्गीकृत कर दिया था। ठीक है, तो चिंतन में परिवर्तन को अल्थुसर ने ज्ञान मीमांसा अंतराल की संज्ञा दी, और ज्ञान मीमांसीय अंतराल जो संज्ञा दी है
उसी में अगर अल्थुजर की बात करें तो एक युवा मार्क्स और परिपक्व मार्क्स में क्या कर दिया था, इसको क्लासिफिकेशन कर दिया था, यानी इसको डिवाइड कर दिया। समझे आप लोग? बताइए। अल्थुजर, लुइस अल्थुजर। सर ये दोबारा से समझा दीजिए, देखिए भाई, ऑप्शन नंबर 2 दोबारा। देखो मैं बताऊं, परिपक्व और युवा मार्क्स दोनों एक ही अवधारणा पर वर्गीकृत हुए हैं। वो अवधारणा थी चिंतन, वो अवधारणा थी चिंतन। आपको बता दें कि अल्थुजर की एक अपनी किताब थी फॉर मार्क्स करके। फॉर मार्क्स सन 1965 में आया था। मैं नोट कर देता हूँ, अच्छा, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ बात करता हूँ किसके बारे में, लुइस अल्थुसर। ठीक है, लुइस अल्थुसर ने एक कॉन्सेप्ट लिखा फॉर मार्क्स, और ये 1965 में लिखा था। फ्रांसीस कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख सिद्धांतकार और दार्शनिक लुइस अल्थुसर ने इस किताब में कार्ल मार्क्स के काम की पुनर्व्याख्या किया था। इस किताब में क्या किया था? कार्ल मार्क्स की काम की पुनः व्याख्या किया था। ठीक है, इसमें युवा मार्क्स, इसमें युवा मार्क्स और हेगेलियन मार्क्स ठीक है, हेगेलियन मार्क्स, दास कैपिटल, के लेखक पुराने मार्क्स के बीच में ज्ञान मीमांसा विच्छेद का प्रस्ताव दिया था। ज्ञान मीमांसा विच्छेद का प्रस्ताव दिया था। तो यहीं पर ना चिंतन में, जिसे सन 1845 के बाद एक अवधारणा आई थी, है ना, चिंतन। इसी चिंतन में, ठीक है, परिवर्तन को अल्थुजर ने ज्ञान मीमांसीय अंतराल की संज्ञा दी। अंतराल की संज्ञा दी, और इसे ही अल्थुजर ने दो भागों में डिवाइड किया। नंबर 1 युवा, नंबर 2 परिपक्व। यही ना, बताइए, यही होगा? जी सर। हाँ, और ये आपका करेक्ट ही है, ये आपका करेक्ट है। अल्थुजर ने विचारधारा का एक भौतिक अस्तित्व के बारे में जिक्र किया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा सभी लोग। ठीक है, और सही जवाब यहाँ पर जो जाएगा वो आपका पहला ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चे यहाँ पे कार्ल मार्क्स की विचारधाराओं को पकड़ लेते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स की विचारधारा सवाल में है ही नहीं, है ना? जी सर। एक रीडिंग कैपिटल के बारे में बताया भी था अल्थुजर ने। रीडिंग कैपिटल के बारे में कब?
1965 में। और एक तो फॉल मार्क्स तो है ही है, ये दो चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 देखिए। इरविन गॉफमैन ने कार्यों में निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का प्रयोग किया है? अपने कार्यों को बताना है इरविन गॉफमैन का कि कौन सा कार्य है। बताइए सर, ऑप्शन बताइए। सर फर्स्ट। देखो पहले तो आपका आएगा, अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, तो हम इसको अनफोकस्ड इंटरेक्शन कहते हैं। अकेंद्रित अननोन क्रिया क्या बोलते हैं? अनफोकस्ड सर बी ऑप्शन। जी, बी ऑप्शन। ओके, ठीक है। दूसरे नंबर पर केंद्रित अननोन क्रिया, फोकस्ड इंटरेक्शन, अगर हम बात करते हैं इंटरेक्शन। तीसरा सामना करना, मतलब इनकाउंटर, इनकाउंटर। चौथा अग्र क्षेत्र यानी फ्रंट डिजाइन, पश्च क्षेत्र। ये क्या है पश्च क्षेत्र का? पास्ट, सॉरी बैक, बैक जो है रीजन का पार्ट आ जाएगा, है ना, या एरिया भी आप कह सकते हो। और प्रभाव प्रबंधन यानी इंप्रेशन मैनेजमेंट, ये लास्ट में होगा। सही जवाब बी ही यहाँ पे करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट। आपको बता दें कि इरविन गॉफमैन ने अपने कार्यों को लेकर सकेंद्रित अकेंद्रित अननोन क्रिया, केंद्रित अननोन क्रिया, सामना करना, अग्र क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र के प्रभाव, फिर उसके बाद प्रबंधन अवधारणा का प्रयोग करते हुए उनका कहना है कि समाज एक ना रंगमंच है। समाज एक क्या है? रंगमंच है। किसने कहा है? इरविन गॉफमैन। गॉफमैन ने सर। बिल्कुल ठीक है। और उनका कहना है कि समाज एक रंगमंच है और इसकी भांति भांति के लोग हैं और लोगों के पारस्परिक संबंध भी अनोखी है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित कथनों में संयोजन की चयन कीजिए, घटना शास्त्र को स्पष्ट करिए। घटना शास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है, सही बात है। दूसरा कहता है घटना शास्त्र सांझे सामान्य जीवन को केंद्रित करता है, ये भी सही है। घटना शास्त्र मानव व्यवहार के कालात्मक भेद, नहीं, ये तो अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी का पार्ट है। घटना शास्त्र सामाजिक जीवन के संरचनात्मक नियमों की खोज करने का प्रयास करता है, ये भी चीजें है ना। तो केवल यहाँ पर पहला दूसरा जाएगा।
घटना शास्त्र को स्पष्ट करने में आपका पहला दूसरा सही है। घटना शास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित होता है और साझे सामान्य जीवन को केंद्रित भी करता है। व्यक्ति को स्वयं के अनुभव से जो कुछ ज्ञान प्राप्त होता है ना, वह एक विशेष प्रकार का अंतर्ज्ञान होता है, तो जिसके द्वारा वस्तुओं और वास्तविक स्वरूप और सामाजिक जीवन के तथ्यों के बारे में सिद्धांतों को निर्मित किया जा सकता है। सर 4 के बारे में बताइएगा सर। 4 के बारे में 4 नंबर सर, 4 नंबर। घटना शास्त्र सामाजिक जीवन के संरचनात्मक नियमों को खोजने का प्रयास करता है। देखो, खोजने प्रयास में रिसर्च का पार्ट है, अनुसंधान का पार्ट है। घटना शास्त्र रोजमर्रा की जीवन की प्रक्रिया को रिलेट कराता है ना। और मैं आप लोगों से कहूँगा कि ऑप्शन जो 4 आपका दिया गया है ना, ऑप्शन नंबर 4, घटना शास्त्र सामाजिक जीवन के संरचनात्मक नियमों की खोज करने का प्रयास। तो ये देखिए, बेसिकली ना अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर प्रिंसिपल ऑफ सोशल लाइफ है ना, सोशल लाइफ है ना। स्ट्रक्चर जो बताया गया है यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सोशल लाइफ है। और यहाँ पे घटना शास्त्र अटेम्प्ट टू द सर्च फॉर स्ट्रक्चर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल लाइफ, समाज संरचना नियमों की खोज करने के संबंध में। और खोज करने का मतलब ये भाई कि सामाजिक जीवन है ना, कि आप समाज में पॉजिटिव व्यवहार करें। समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं, सीखने की बात कर रहा है आपको। घटना शास्त्र में क्या कर रहा है, संयोजन का मतलब ये होता है एक प्रकार से आपको कॉपी करने, आप उसको इन्वॉल्व करना, आपको पॉजिटिव व्यवहार करने पर बल देता है ना। तो उन नियमों की खोज होगी जहां आप पॉजिटिव रह सके समाज में, है ना, वो चीज़ों से दूर रह सकें, अवांछनीय व्यवहारों से। तो सही है ऑप्शन नंबर पहला, और जो कूट गया है पहला दूसरा सही है। और पहला दूसरा अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको डी में मिलेगा, वहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद संयोजन का मतलब क्या होता है सर? संयोजन एक प्रकार से किसी को जिसे हम करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कंबाइन बोलते हैं, कॉम्बो बोलते हैं, कंबाइन करना, मिलाना। हाँ मिलाना। संयोजन मतलब मिलाना भी आप कह सकते हो, है ना। उस प्रक्रिया में हम इसका नाम लेते हैं जो है कंबाइन करना या संयोज करना या कोऑर्डिनेट करना, उस संबंध में हम इसको नाम जानते हैं, है ना, संयोजन। और संयोजन का अर्थ बेसिकली आपको पता होना चाहिए, जोड़ना होता है, मिलाना होता है, सम्मिलित करना होता है ना, उसका मीनिंग होता है संयोजन। तो सर क्वेश्चन में ऊपर क्वेश्चन में क्या था सर? घटना शास्त्र को जो संयोजन करने, देखिएगा 1 मिनट सर। घटना शास्त्र सामाजिक जीवन के संरचनात्मक नियमों की खोज होगी ना यहाँ पे। तो नहीं सवाल के मैं बात कर रहा हूँ सर। सवाल तो सर हाँ, सवाल कहता है घटना शास्त्र के अंतर्गत बताया गया है कि संयोजन का चयन कीजिए। बताओ इस घटना शास्त्र में ऐसा कौन कौन सा शब्द लिखा है जहाँ पे लोगों को जोड़ना जा सके, लोगों को शामिल किया जा सके, लोगों को मिलाया जा सके। तो आप कहोगे सर एक तो घटना शास्त्र में रोजमर्रा की जो जीवन लाइफ होगा, जीवन जीने से संबंधित जो क्रिया होगी उसको आप जोड़ोगे, संयोज करोगे उसको कि भाई इस तरीके से कार्य हो। फिर आप दूसरा पक्ष ये रखोगे कि घटना शास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करना, मतलब जो रूल रेगुलेशंस मानदंड वगैरह है उस पर बल देंगे आप, है ना, उस पर आप बल देंगे। तो इसका मतलब यही है, एक प्रकार से है क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, थैंक यू, है ना, यही तात्पर्य। घटना शास्त्र का अर्थ बेसिकली व्यक्ति को स्वयं के अनुभव से है, जो कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, वह एक विशेष प्रकार का अंतर्ज्ञान है, जिसके द्वारा न वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप और सामाजिक जीवन के तथ्यों के बारे में सिद्धांतों को निर्मित किया जा सकता है, सिद्धांतों को निर्मित किया जा सकता है। और सही जवाब आपका माना जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा। अगला सवाल आइए, क्वेश्चन 29। अल्थुज़र कहा है कि निम्न में से बताओ किन सेटों की संरचनात्मक स्तर शामिल है। अल्थुज़र के द्वारा
उल्लेखित निम्न में किन सेटों की संरचनात्मक स्तर शामिल की गई है? ऑप्शन नंबर सी सर। नहीं। ए ऑप्शन सर। सर आर्थिक और सांस्कृतिक आर्थिक और राजनीतिक तीन, ए बी सी। पहला पहला राजनीतिक हो जाएगा और और व्यावसायिक होगा, सांस्कृतिक। सांस्कृतिक नहीं होगा। 1 2 4 ऑप्शन नंबर। डी। देखो, अल्थूजर के अकॉर्डिंग कहा गया है सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक और राजनीतिक व्यवहारों को एक व्यवस्थित सम्मिश्रण जिन्हें एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है और संपूर्ण के स्वरूप रचना में प्रत्येक का अपना विशिष्ट महत्व होता है। इसलिए मैं कहूँगा इस सवाल का जो सही जवाब होगा आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अगला सवाल क्या कहता है, निम्न में कौन सी विशिष्ट अवधारणा का सेट अल्फ्रेड सूटज द्वारा दिया प्रयोग में लाया गया है? बताइए। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं आप। देखिए, अगर ऑप्शन नंबर सी सर। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात कर रहे हैं 30 के बारे में, तो टाइपिफिकेशन कहा जाता है जो है प्रतीतीकरण को टाइपिफिकेशन कहा जाता है। लाइफ वर्ल्ड जीवन, विश्व जीवन कहा जाता है। भंडार ज्ञान, स्टॉक नॉलेज कहा जाता है। उपाय रिसिप्ट्स बोला जाता है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि अल्फ्रेड सूटज महोदय के द्वारा, यही सवाल है ना क्वेश्चन नंबर 30, बताइए। जी सर। जी सर। हाँ, तो कहा है कि जो है अल्फ्रेड सूटज ने कि अपनी एक फिनोमिनोलॉजी, इसका अगर हम नाम भी करते हैं कहाँ पे, फिनोमिनोलॉजी, ठीक है, में चेतना के स्थान पे अंतर विषयकता, जीवन, विश्व और हम वे संबंध को अपने अध्ययन में केंद्रित महत्व प्रदान करते हैं, जहां सूटज ने जीवन विश्व की अवधारणा को संचरित करने में विशेष रुचि रखा था, है ना, विशेष रुचि रखा था। तो इस सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही जाएगा। वर्ग नहीं है ना, वर्ग नहीं है और ना ही आपका क्रांति है, और ये भी आप कह सकते हो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन गौड़ परिपेक्ष का सही पहचान करता है? गौड़ का मतलब सेकेंडरी होता है, द्वितीयक होता है। बताइए। गौड़ परिपेक्ष को सही पहचान। ऑप्शन नंबर सी सर। अभिकथन अगर हम बात करते हैं तो आम आदमी का इतिहास, समाज के आधारित स्तर पर जन समुदाय के बीच क्या होता है उस पर ज्यादा केंद्रित है, ऑप्शन। ज्यादा केंद्रित है ना। तो मैं आपसे ये कहना उचित समझूंगा कि ये ऑप्शन जो जाएगा वह आपका ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, थर्ड वाला, है ना। ये किस परिपेक्ष को रिलेट कराता है, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, गौड़ परिपेक्ष को। आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा है और सडल्टन शब्द आता है, उस पर्सपेक्टिव के दृष्टिकोण में ऑप्शन नंबर आपका सी सत्य है।
सी सत्य है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बताइए, क्लियर रहेगा? जी सर। अच्छा, ये है भी तो क्या है ना, एक अप्रोच है, असिस्टेंस लिस्ट अप्रोच कहा जाता है इसको, या सब जो है अल्टर्न या स्टडी का पार्ट माना जाता है इसे। अभिकथन गौड़ परिपेक्ष का सही पहचानना, जन समुदाय के बीच में क्या है उसको लेकर ये केंद्रित है, जन समुदाय में। क्वेश्चन नंबर 32, निर्वाचीय उपागम जो सामाजिक कृत्य को सामाजिक अभिनेताओं के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। 32, निर्वाचीय उपागम एक घटना है ना। ऑप्शन नंबर सामाजिक कृत्य को एक सर। सामाजिक कविताओं में या पात्रों में दृष्टिकोण से समझने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो घटना क्रिया जो है ना, विज्ञान और नृजाति प्रणाली विज्ञान की अध्ययन करता है। तो उस हिसाब से देखा जाए, अगर मैं ऑप्शन नंबर 3 को देखता हूँ, घटना विज्ञान नृजाति प्रणाली विज्ञान, तो ये आपका सत्य माना जाएगा। इसी का अध्ययन पद्धति है जो सामाजिक घटनाओं को ना अध्ययन करता की क्रिया व दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में कार्य करता है। और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 वाला सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। दैनिक जीवन में स्व प्रस्तुतिकरण की व्याख्या करने के लिए निम्न में समाजशास्त्रियों में से किसने नाट्य कला का उपयोग किया था? गॉफमैन। इरविंग गॉफमैन सर। ओके, इरविंग गॉफमैन। बिल्कुल 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 सही जवाब। दैनिक जीवन की स्व प्रस्तुतिकरण की व्याख्या करने में इरविन गॉफमैन ने नाट्य कला का उपयोग किया था। किसका? नाट्य कला का उपयोग किया था। गॉफमैन ने सामाजिक जीवन की विश्लेषण करने में रंगमंच की उपमा का प्रयोग किया था। उन्होंने आत्म से आई यानी मैं और मी से यानी मेरा बन जाने के बजाय समझने के प्रयास किया जाता है इस परिप्रेक्ष्य में, इस परिप्रेक्ष्य में। तो सही जवाब इरविन गॉफमैन। आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग। कल आप लोगों की जो है यूनिट नंबर 8 चलेगा, ठीक है। 8, 9, 10 3 यूनिट रह गया। और इसी सर मॉर्निंग के क्लास हुआ था क्या आज? मॉर्निंग में आज क्लास कैसे क्यों होगी? सर आप मॉर्निंग क्लास ले दो ना 7 o'clock वाली। अरे भाई, जिस दिन शाम को क्लासेस मैंने ऑफ कर देता हूँ उस दिन मॉर्निंग क्लास कर देता हूँ, ओके ओके। है ना, मॉर्निंग क्लास। सर हमारी क्लास अभी दूसरी जगह भी चल रही है सर ये? नहीं, चल दूसरी जगह नहीं, प्रैक्टिस वगैरह चलती है तो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। अच्छा 1 बजे वाली है ना सर हमारी सोशियोलॉजी की वैसे क्लास तो? हाँ 1 बजे वाली है। जी सर ओके। सर आप